डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एस के टारगेट प्रीलिम 2021 में। करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। ये करंट अफेयर्स आने वाले प्रीलिम्स 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन वीडियोस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, वहाँ से आप इन्हें चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड मटेरियल गाइडेंस वगैरह अवेलेबल हो जाएगा। पहला हमारा सवाल आज का देखते हैं, नीति आयोग से रिलेटेड है, नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं और दोनों स्टेटमेंट में नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। ठीक है, नीति आयोग के क्या उद्देश्य हैं, दोनों स्टेटमेंट को हम बारी बारी देखते हैं। पहले स्टेटमेंट में बोला है कि नीति आयोग का काम होगा कुछ मैकेनिज्म डेवलप करना, कुछ क्रेडिबल प्लान्स फॉर्मुलेट करना विलेज लेवल पे, और फिर उनको आगे 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 कंसोलिडेट करते हुए, एग्रीगेट करते हुए जो हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ तक हमें प्लान बनाना है। मतलब बेसिकली बोले तो नीति आयोग का काम है गांव के लेवल से प्लानिंग स्टार्ट करना, फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, इस तरीके से। ठीक है। दूसरे में बोला है कि नॉलेज, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम, ये सब क्रिएट करना, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, नेशनल इंटरनेशनल जो हमारे कम्युनिटीज़ हैं, हमारे जो प्रैक्टिशनर हैं, पार्टनर्स हैं, मतलब एक तरीके से नॉलेज इकोनॉमी को डेवलप करना। तो देखो, दूसरा तो बिल्कुल सही है। आप न्यूज़ में कई बार देखते होंगे नीति आयोग कुछ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहा है, कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया है, नेशनल एक्सपर्ट्स को। लेकिन पहले में आपको हो सकता है कि डाउट हो कि नीति आयोग क्या गांव के लेवल पे, विलेज के लेवल पे भी प्लानिंग करता है। तो ये बिल्कुल सही है, पहला हमारा सही है, दूसरा हमारा सही है, दोनों ही हमारे सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो पहला बिल्कुल सही है कि विलेज लेवल पे प्लानिंग करता है और फिर उसको आगे एग्रीगेट करते हुए हायर लेवल तक हम लेके जाते हैं। और नीति आयोग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारे यहाँ पे हो, कोऑपरेटिव कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ठीक है। और दूसरा भी बिल्कुल ठीक है कि हमें अपने यहाँ पे नॉलेज इकोनॉमी क्रिएट करनी है, नॉलेज इंक्रीज़ हो, इनोवेशन, रिसर्च वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज़ होनी चाहिए देश के अंदर। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और इसमें हमें इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा सही नहीं है। देखो, पहला स्टेटमेंट दिया है कि चेयरपर्सन या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर जो है वो रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। देखो, पहले तक तो ऐसा ही होता था कि सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही जो है वो बन सकते थे, लेकिन बाद में 2019 में कानून के अंदर अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, और अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी बन सकते हैं। तो पहला अपना स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया। देखो, पहला अपना करेक्ट हो गया तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। रीज़न ये है कि पहला तो हमारा सही है, तो ये तो इनकरेक्ट हो नहीं सकता है। दूसरा देखो, दूसरे के अंदर हमें क्या दिया है। दूसरे में बोला है कि जो चेयरपर्सन और इसके मेंबर्स जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट गलत है। रीज़न क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिकमेंड नहीं किया जाता है, एक कमेटी बनती है प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में, और वो आगे जाके जो है वो नाम देते हैं। अभी अभी हमने देखा है कि एक नए जो बने हैं एनएचआरसी के चेयरमैन बने। तो दूसरा हमारा गलत हो गया। दूसरा हमारा गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर बी तक हम इजीली पहुंच जाएंगे। बी एंड सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अब तीसरे स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं वो 3 साल के लिए इनका टेन्योर होता है, 70 साल की एज या उसके बाद में। तो ये गलत है। 70 ईयर और अर्लियर, मतलब मान लीजिए कि किसी का एज अभी 69 ही है बट उसका जो टेन्योर है 3 साल का वो ख़त्म हो चुका है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा यहाँ पे, तो पहला हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है और दूसरा हमारा यहाँ पे जो है देखो गलत है। ठीक है। और तीसरा भी हमारा गलत है क्योंकि अर्लियर की बात की गई है, ना कि लेटर की बात की गई है। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आर्टिकल 50 ऑफ द लिस्बन ट्रीटी। ये रिसेंटली न्यूज़ में रहता है। ये किससे रिलेटेड है?
तो ये किससे रिलेटेड है? देखो आर्टिकल 50 जो है लिस्बन ट्रीटी का, वो ये रिलेटेड है कि यूरोपियन जो यूनियन है, जो यूरोपियन संघ है, उसके अंदर से कोई अगर मेंबर कंट्री एग्जिट करना चाहे तो उससे रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 50 के अंदर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लिस्बन जो है वो पुर्तगाल में पोर्टुगल यानी कि पुर्तगाल के अंदर है। पुर्तगाल की कैपिटल राजधानी है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी जो मेंबर कंट्री है वो जा सकती है ईयू को छोड़ के, जो यूरोपियन यूनियन है, बस 2 साल का जो है वो एक नोटिस पीरियड होता है, बाद में छोड़ सकते हैं। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर दी शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, यहाँ पे तो ये इसमें दिया हुआ, ये कमीशन की बात की गई है, यहाँ पे थोड़ा सा कमीशन जो है वो कट गया है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। तो पहले में बात की गई है कि ये कमीशंस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं मैटर्स में। अगर शेड्यूल कमीशन है तो वो एससी से रिलेटेड मामलों की जांच करेगा। शेड्यूल ट्राइब वाला अगर कमीशन है तो वो एसटी से रिलेटेड काम करेगा। दूसरे में क्या दिया हुआ है कि जो कोर्ट का रोल होता है वो अज्यूम कर सकते हैं ये कमीशंस, ट्राइब्यूनल का जो रोल है वो अज्यूम कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं राइट्स ऑफ द पार्टी। देखो पहला तो बिल्कुल सही है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उन मैटर्स में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल कई बार न्यूज़ रिपोर्ट आती है कि किसी शेड्यूल कास्ट के लड़के की शादी में उसे मतलब जो घोड़ी होती है उस पर नहीं चढ़ने दिया गया, उसे बारात नहीं निकालने दिया गया। तो इस टाइप से जब भी वायलेशन होता है तो ये कमीशन जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं। पहला बिल्कुल सही है। दूसरे में बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे कोर्ट का फंक्शन नहीं होता है इसके पास, ठीक है। तो पहला अपना सही हो गया, ऑप्शन ए यानी 1 ओनली यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो पहला जो है वो सही है और दूसरा जो है वो गलत है। यहाँ पे सिविल कोर्ट के पावर होते हैं, इसके पास क्रिमिनल कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पावर नहीं होते हैं। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में दिया हुआ है। रिसेंटली हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक केस हार चुकी है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। टैक्स से रिलेटेड एक मैटर था और उसकी वजह से वो जो कंपनी है अब हमारी फॉरेन्स के अंदर जो एसेट्स हैं उनको फ्रीज भी कर सकती है उस मनी को रिकवर करने के लिए। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए के बारे में दिया हुआ है। पहला बोला है कि ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। दूसरा बोला है कि ये ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड होते हैं, मेंबर स्टेट से रिलेटेड होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं या फिर प्राइवेट पार्टी से रिलेटेड होते हैं। देखो यूएन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो पहला तो हमारा बिल्कुल गलती हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके अंदर कौन कौन से मैटर लिए जाते हैं जो या तो किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड हैं या फिर दो से ज़्यादा जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में डिस्प्यूट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिस्प्यूट्स हैं या प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो गया, 2 ओनली। तो इंडिया ने जो केस लूज़ किया है, जो हम लोग हार गए हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, वो एक प्राइवेट जो कंपनी है उसके अगेंस्ट था। प्राइवेट कंपनी ने हमारे ऊपर केस कर दिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। तो ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। और दूसरा अगर हम इसको बोलें तो इसको हमें एज ए कोर्ट कोई एज्यूम नहीं कर सकते हैं। इसका काम जो है वो आर्बिट्रेशन का है, मीडिएशन का है, मतलब एक तरीके से ये मध्यस्थता करता है और इसमें दोनों तरीके के रिजल्ट आते हैं या जजमेंट्स आते हैं। बाइंडिंग जजमेंट भी आते हैं और नॉन बाइंडिंग भी आते हैं। अगर कोई आर्बिट्रेशन का मामला चल रहा है वहाँ पे जो जजमेंट आएगा वो आएगा बाइंडिंग। अगर कोई मीडिएशन वाला, कॉन्सिलेशन वाला अगर चल रहा है तो वहाँ पे नॉन बाइंडिंग आएगा। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाओगे और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप PDF 48 के नाम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये हमारी जो है वो आंसर की है आज की। और प्रीवियस अपना जो क्वेश्चन था वो था कि तपोवन कहाँ पे लोकेटेड है। तपोवन उत्तराखंड में लोकेटेड है, धौलीगंगा रिवर के ऊपर। रिसेंटली ये न्यूज़ में था। आज अपना जो सवाल है वो है कि CBI के जो डायरेक्टर होते हैं
उनके सिलेक्शन के लिए एक कमेटी बनती है, उस कमेटी के मेंबर कौन कौन होते हैं, ये आज का हमारा सवाल है। और आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा। इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओनली एज से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। डियर फ्यूचर ऑफिसर,